हेलो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, हैवी वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पे मैं बस आपको एक बात बोलूँगा, जैसे इनऑर्गेनिक वाले लेक्चर्स हैं उन्हें आप नोट्स जरूर बनाइए और कम से कम उस लेक्चर को 2 बार देखिए, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिस हो जाते हैं। और अभी जैसे ये जो सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें मैं कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट वर्ड नहीं बोलूंगा, ठीक है? तो अब आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर, ये स्ट्रेटजी है। फिर उसके बाद आप खुद एक माइंड मैप बनाएंगे या फ्लो चार्ट बनाएंगे, जैसे कि मैं सिखाऊंगा या मैंने इससे पहले लेक्चर में सिखाया है कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स सच दैट कि उसमें क्वेश्चन भी इंक्लूड हो, ठीक है? तो अभी मैं डिस्कशन में आपको बताता जाऊंगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन कैसे है, और फिर जब लास्ट में जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में किया था, लास्ट के 10 मिनट्स में हम पूरा लेक्चर रिवाइज कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं किससे? वाटर के साथ। तो यहां पर वाटर अगेन, जैसे ही आपने वाटर सुना तुरंत आप उसकी अबंडेंस के बारे में सोचने लगेंगे, ठीक है? जैसे हमने H2O लिखा, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट्स अबंडेंस, कि वाटर की अबंडेंस कितनी है। तो बस सबसे पहले वाटर का अबंडेंस हमें देखना किसमें है, एक तो हमारे ह्यूमंस के अंदर, फिर प्लांट्स के अंदर। तो वाटर इज यू कैन से 65% इन ह्यूमंस, इसका अबंडेंस ह्यूमंस में कितना है? 65%। एंड यू कैन से अप टू 95%, और 95% है किसमें? इन प्लांट्स। ऑब्वियसली अप टू 95 का मतलब है कि कुछ प्लांट्स में 95% भी है, बट ये डेटा वेरी करता रहता है प्लांट टू प्लांट। जैसे ही आपने वाटर के अबंडेंस के बारे में पढ़ा तो इसका क्वेश्चन यही आ सकता है। फिर दूसरा आता है कि वाटर का सोर्स क्या है, तो तुरंत हम स्टडी करने वाले हैं क्या, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर, कि इतना सारा अबंडेंस है तो क्यों ने इसके सोर्स के बारे में भी पता लगाया। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का सोर्स क्या है? ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मेजर, अब अगर आपको यहाँ पे मैं एक और बात बोलूंगा, डेटा एग्जैक्ट याद नहीं होता और अप्रॉक्स भी याद है तो बेनिफिट है, बिकॉज एक ही बुरी किस्मत होगी तभी आप गलत करके आओगे, नहीं तो हमेशा सही। जैसे आपने याद किया कि सोर्स है 97.33% वाटर का सोर्स है ओशियंस और सीज। ओशियंस या सीज इसका सोर्स है, मतलब सागर एंड महासागर। एंड 2% सोर्स है क्या? यू कैन से ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस। अब एग्जैक्ट, अब अगर ऑप्शन ऐसे आता है, ऑप्शन ए 97.1, ऑप्शन बी 97.2, ऑप्शन सी 97.3, ऑप्शन डी 97.4, यही क्वेश्चन गलत हो सकता है बस। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस दिया, आपको याद है अप्रोक्सीमेटली 97%, आप उसे टिक कर देंगे। तो यहां से आपने वाटर के सोर्सेज के बारे में पता लगाया। अब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट डिस्कशन देखेंगे, क्यों ना अब वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए। अगेन मैं एक और बात बोलूंगा, जब आप फ्लो चार्ट बनाएं तो फ्लो चार्ट बनाएं इस तरीके से कि ब्रेन उस चीज को कनेक्ट करता जाए। जैसे वाटर का स्ट्रक्चर आपको पता है, केमिकल बॉन्डिंग से आप ये सीख चुके हैं कि वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यू कैन से बेंट। अब इस बेंट वर्ड को डिफरेंट डिफरेंट वेज से लिखा जाता है, लाइक यू कैन से इट इज वी शेप, लाइक यू कैन से इट इज एंगुलर। फिर आपको वाटर का एंगल भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एंगल प्रेजेंट इन OH, तो आपको वाटर का एंगल 104 डिग्री 8 मिनट, एंगल भी याद हो गया। अब यहां पे तुरंत आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करेगी कि वाटर और आइस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो यहां मैं कहूंगा आप एनसीईआरटी की एक लाइन स्टार बना के लिख लो कि वाटर हैज अनयूजुअल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। ये लाइन लिख दिया। अब यहां पर मैं रीजन नहीं लिखूंगा, अनयूजुअल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, मतलब आपको पता है वाटर अगर सॉलिड में है यानी आइस फॉर्म में है तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, और अगर लिक्विड में है मतलब वाटर फॉर्म में है तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। ओके, तो जैसे ये बात समझी, क्या मुझे बोलने की जरूरत है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? रीजन ऑब्वियसली यही है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे कि वाटर की डेंसिटी क्या है, व्हाट इज द डेंसिटी। तो आप सीधे लिख लेते हो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। लेट से हमें याद नहीं है तो आगे रीजन भी लिख लेते हैं कि क्या रीजन है। यू कैन से इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है ये सोचना कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या हुआ, तो उसकी वजह से क्या क्या हुआ सुनो, ठीक है। तो उसकी वजह से एनसीईआरटी कहती है कि आप ये याद रखो कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वाटर का इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, हाई है। तो क्या मुझे रीजन बोलने की जरूरत है कि क्यों हाई है? ऑब्वियसली ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हायर देन, लेकिन आपको कंपैरिजन भी याद रखना है कि वो किससे कंपेयर कर रहे हैं, हायर देन H2S एंड H2SE। देन और क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, या अगर किसी का हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है तो और क्या है। तो एक और चीज है, अब वाटर को अदर लिक्विड से कंपेयर करेंगे। तो वाटर को जैसे ही अदर लिक्विड से कंपेयर करेंगे तो एक और स्टार पॉइंट आपको याद रखना है कि वाटर हैज हाई, जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हाई होती है। इट्स स्पेसिफिक हीट इज हाई, इट्स थर्मल कंडक्टिविटी इज हाई, एंड यू कैन से इट्स सरफेस टेंशन इज हाई। इसका सरफेस टेंशन भी क्या है, हाई। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो से सरफेस टेंशन, देन ये मैंने डेलिबरेटली लास्ट में ये वर्ड बोल रहा हूं, एंड यू कैन से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या है, हाई। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हायर देन अदर लिक्विड्स। तो एक जनरल स्टेटमेंट है कि अदर लिक्विड्स के कंपैरिजन में है, ताकि आप 95 से 99% लिक्विड के कंपैरिजन में क्वेश्चन आए तो वाटर टिक कर दो अगर ये वैल्यूज कंपेयर करें। ऑब्वियसली केमिस्ट्री में तो हमने हमेशा देखा है कि मेजॉरिटी चीजों को स्टेटमेंट से याद करते हैं, उसके बाद याद करते हैं एक्सेप्शंस। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि वाटर क्या है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अदर लिक्विड से हाई है, तुरंत आपने बोला अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका हाई होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट हो, तो आपने फटाफट लिख दिया वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बल्कि मैं तो बोलूंगा ये लाइन आप अपने नोट्स में लिखो ही नहीं, बिकॉज आई गेस ये वाली बात तो हम सबको पता होती है। और अगर कोई रीजन पूछे व्हाई वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो ऊपर वाली लाइन को आपने जोड़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक किया कि वाटर इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, और जैसे ये बात क्लिक करेगी तुरंत आप अगली लाइन इजिली याद कर लोगे। आई सेड आप उस लाइन को क्या करोगे, इजिली याद कर लोगे। तो यू कैन इजिली लर्न नेक्स्ट लाइन। अब नेक्स्ट लाइन क्या कहती है कि लेट्स कंपेयर वाटर एंड हैवी वाटर। H2O और D2O को कंपेयर करते हैं। तो देखो एक्सेप्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को छोड़ दें, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को छोड़ दें, एक्सेप्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, all values of D2O are higher, all values of D2O is higher। D2O की सभी वैल्यूज क्या है, हायर है। किससे, क्या लिखने की जरूरत है, किससे, देन H2O, वाटर से, ठीक है। तो D2O की वैल्यू H2O से सारी वैल्यूज ज्यादा है। तो अब देखो पूरी टेबल याद कर लिया आपने D2O और H2O की, कि D2O का एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा होगा, D2O का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी ज्यादा होगा, एवरीथिंग हायर एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि वाटर और हैवी वाटर में कोई भी चीज वाटर में इजीली डिसॉल्व होगी, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट D2O का ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट D2O का ज्यादा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन D2O का ज्यादा, एंड यू कैन से वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी लिख लिया जाए, जैसे टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी। तो वाटर का 277 है, D2O का वो उससे ज्यादा है। तो इस तरीके से आप सारी लाइंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन से ऑल वैल्यूज आर हायर, और आप चाहें तो उस वैल्यूज का नाम भी लिख सकते हैं कि वो वैल्यूज है क्या, जैसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, देन यू कैन से विस्कोसिटी,
देन यू कैन से टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, कि किस टेम्परेचर पे आपका हैवी वाटर मैक्सिमम डेंसिटी शो करेगा। देन बॉइलिंग पॉइंट, देन मेल्टिंग पॉइंट, एवरीथिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है हमारा कॉमन। तो ये डेटा याद हो आपको D2 और हैवी वाटर के बीच में डिफरेंस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुनते ही बच्चों को दो बात जरूर याद रहती है, वाटर हैज केज लाइक स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट। केज लाइक स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में होता है तो यू कैन से इट हैज सम होल्स। क्या होते हैं? होल्स। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है कि आइस की डेंसिटी वाटर से क्यों कम है। तो मैं कहूंगा कि आप साथ के साथ एक बात और लिखो, क्या कि आपको याद रखना है कि आइस हैज होल्स। होल्स लिखना थोड़ा सा इजी है कि आप समझ गए खाली जगह। होल्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस का क्या मतलब हुआ कि अगर किसी कंपाउंड को जगह इतनी मिली जितनी उसमें खाली जगह, अगर किसी कंपाउंड का साइज उतना हुआ तो वो वाटर के बीच में आके सेटल डाउन। ठीक है। और यू कैन से इट हैज केज लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? केज लाइक। तो जैसे ही आपने आइस के केज लाइक स्ट्रक्चर के बारे में सोचा, तुरंत आपको एनसीईआरटी में अगली लाइन हिट करेगी। क्या ये जो केज लाइक है, सॉलिड्स में मैंने पढ़ा है स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है या क्यूबिक क्लोज्ड होता है, तो क्या ऐसा भी कोई वेरिएशन है? तो ये तुरंत आपको अगली लाइन क्लिक करेगी और आप अगला पॉइंट लिख लोगे। क्या लिखोगे? अगला पॉइंट क्या लिखोगे कि यू कैन से आइस हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। आइस का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एट फ्रीजिंग पॉइंट। जो भी उस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा लिक्विड का, वहां पे इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है। इफ टेम्परेचर इज वेरी लो, अगर टेम्परेचर बहुत लो है तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्यूबिक क्लोज्ड, CCP एट वेरी लो टेम्परेचर। तो देखो आप क्या करते जा रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइंस को कनेक्ट करते जा रहे हैं थ्रू अ वर्ड और एक माइंड मैप क्रिएट करते जा रहे हैं। माइंड मैप क्या होता है कि आप लाइंस को इस पैटर्न में लिखें कि एक लाइन पढ़ते ही अगली लाइन याद आ जाए। ठीक है। तो अभी मैं दोबारा से कनेक्ट करके समझाऊंगा कि आपको कैसे अपने दिमाग में चीजें सेट करनी है। तो जैसे ही आपने वाटर का स्ट्रक्चर सेट किया, आइस का स्ट्रक्चर सेट किया, आइस का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है केज लाइक, तुरंत दिमाग में आया डिस्टेंस ज्यादा, तुरंत दिमाग में आया डेंसिटी कम, तुरंत दिमाग में ये भी आया कि इट मीन्स कि इसके बीच में कुछ क्या है? स्पेस। फिर दिमाग में आया कि इसका स्ट्रक्चर CCP भी हो सकता है, HCP भी। और ये सारी वैल्यूज आपने लर्न कर। ठीक है। मतलब मैं आपको लेक्चर के साथ साथ हाउ टू मेक नोट्स कैसे बनाते हैं ये भी सिखा रहा हूं। ठीक है। तो आपने जैसे याद किया कि आइस हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये सारी बातें आपने याद कर ली। फिर अब आप क्या करने वाले हैं, अब देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है। तो लेट्स, हाँ, अब यहाँ पर बच्चा पूछता है सर प्रिपरेशन ऑफ वाटर नहीं पढ़ेंगे क्या? अरे यार वाटर इतना ज्यादा प्रेजेंट है अर्थ सरफेस पे कि वाटर की प्रिपरेशन से ज्यादा ना वाटर का प्यूरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे ही लाइन तुमने सुनी वाटर की प्रिपरेशन से ज्यादा उसका प्यूरिफिकेशन इंपॉर्टेंट, तुरंत आपके दिमाग में घूमता हुआ आ गया होगा हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आपको अपने दिमाग में ऐसी स्टेटमेंट्स रखनी है। ठीक है। तो मैं कहता हूं अब चलते हैं हम किस पे? वाटर के केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो प्रिपरेशन वाला पार्ट क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ऑलरेडी अर्थ सरफेस पे बहुत ज्यादा वाटर है। ठीक है। तो अब मैं आपको यहां फिर बताता हूं हाउ टू मेक नोट्स। जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर याद करो तो मैं आपको एक सजेशन ये देने वाला हूं यहां पर कि आप क्या करेंगे, कभी भी ये गलती मत करना कि लाइन वाइज याद करो। पहले याद करो कि वाटर की कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो आपने याद किया 4। फिर आपने तुरंत क्या किया? 4 एरोज बनाए। ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये याद किया कि वाटर की 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज याद नहीं करेंगे, पहले याद करेंगे वाटर की 4 केमिकल प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन पैटर्न को याद रखता है। पैटर्न कैसे? आप रिकॉल करो, जब आपसे कोई चीज खो जाती है तो आप कैसे रिकॉल करते हो? मैं पहले वहां गया था, फिर मैं वहां गया था, फिर मैं वहां गया था। यही ब्रेन जो पैटर्न याद करता है, इसी चीज को आपको कनेक्ट करना है।
तो आपने सबसे पहले याद किया केमिकल प्रॉपर्टीज 4 होती हैं, तो मेरे को 4 नाम याद आने चाहिए। तो आपने क्या किया, फटाफट उन 4 नामों को लिख लिया कि पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कि वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एट द सेम टाइम अपने ब्रेन को काम भी रखना है, क्या रखना है, शांत। उसके बाद आपने याद किया दूसरी प्रॉपर्टी है वाटर की, इट शोज रेडॉक्स रिएक्शन। फिर आपने याद किया वाटर की तीसरी प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोलिसिस शो करता है। क्या शो करता है, हाइड्रोलिसिस। ठीक है। फिर आपने याद किया कि वाटर की चौथी प्रॉपर्टी है कि वाटर कहीं से जुड़ जाए। जैसे ही वाटर कहीं से जुड़ जाए, आपने याद किया, थोड़ा सा दिमाग में लाया, वाटर जुड़ेगा कैसे, मतलब वाटर कहीं भी जुड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, आप बोलते हो हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो आपने बोला वाटर की चौथी प्रॉपर्टी है हाइड्रेट फॉर्मेशन। अब मैं आपको यहाँ पे एक और सजेशन देता हूं। लेट से याद करते करते लिखते लिखते एक बात समझ आ जाती है कि ये चीज मुझे ये मैं भूल जाता हूं। तो आप क्या करोगे, जैसे लेट से कि मैं भूल गया कि मेरे को ये नहीं याद रहा वाटर की चौथी प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रेट फॉर्मेशन, तो मैं स्टार लगा लूं। क्यों, ताकि माइंड मैप में मैं याद रखूं कि मैं यही हर बार भूल रहा हूं, तो इस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। मुझे याद रखना है कि फोर्थ प्रॉपर्टी इज हाइड्रेट फॉर्मेशन। ठीक है। अब जब आपने 4 प्रॉपर्टी का नाम याद कर लिया, अब आपको क्या कैसे याद करना है, देखो अगला स्टेप। अब आप देखोगे एम्फोटेरिक से जुड़ी हुई सारी बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो एम्फोटेरिक की डेफिनेशन क्या होती है, विच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। अगर आपको रिएक्शन या वो डेफिनेशन याद है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर डेफिनेशन नहीं आता फिर तो लिखो। लेकिन फिर भी मेरा एनकाउंटर ऐसे बच्चों से हुआ ही नहीं है 11-12 में जिन्हें एम्फोटेरिक का मीनिंग ना पता हो, तो हमने डेफिनेशन नहीं लिखी। एंड उसके बाद हम आए सीधे एम्फोटेरिक से होता क्या है, विच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। तो मैं एक एसिड की रिएक्शन लिख दूं और एक बेस की। तो लेट्स राइट अ रिएक्शन, एक रिएक्शन लिखते हैं। तो यहां पर यार चलो ऐसे लिख देते हैं। तो हमने सबसे पहले एक बेस लिया अमोनिया, और अमोनिया वाटर से रिएक्ट कर गया और उसने क्या बनाया, इट रिएक्ट एंड फॉर्म NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना है। तो ये तो शो कर रहा है कि वाटर कैन रिएक्ट विद बेस। नाउ वाटर कैन रिएक्ट विद एसिड आल्सो। अब HCl, HBr, H2SO4 इनके साथ रिएक्शन लिख सकते हो इजीली, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, H2S। H2S वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा ये, H3O पॉजिटिव प्लस SH नेगेटिव। तो इसने क्या शो किया, वाटर कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। अब यहां पर वाटर की एक और इंफॉर्मेशन, वाटर खुद से भी रिएक्ट कर जाता है। इसको मैं लिखता हूं ब्लू कलर से, बिकॉज इस पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने पूछा है कि व्हाट इज द रिएक्शन फॉर सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। जब वाटर एज अ सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो क्या है, तो दिस इज द रिएक्शन। ये सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की रिएक्शन है जिसमें वाटर खुद एक वाटर खुद एज अ एसिड एक्ट करता है और दूसरा वाटर खुद एज अ बेस। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड प्रोटॉन डोनर, ब्रॉन्स्टेड बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो यहां पर लेट से एक वाटर ने H+ लूज किया और इसने कर लिया गेन। तो यू कैन से दिस इज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड दिस इज ब्रॉन्स्टेड बेस, और ये फाइनल रिएक्शन। और ये है सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कहां जुड़ रहा है, आयनिक चैप्टर से। Kw is 10⁻⁻14 एट व्हाट टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपने एम्फोटेरिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन याद कर ली। फिर अब आप ऐसे ही रेडॉक्स के साथ चार्ट बनाओगे। ठीक है, तो रेडॉक्स के साथ चार्ट बनाते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम चार्ट अगर डिस्कस करें तो ऑब्वियसली अभी तो मैं टॉपिक वाइज लिख के बता देता हूं कि रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम क्या करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक चीज रिड्यूस और एक चीज ऑक्सीडाइज। तो ऑर्गेनिक में हमने समझा है कि सोडियम अगर वाटर से रिएक्ट करता है Na+H2O, तो वाई एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाटर में ये बनाते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो ऑब्वियसली सोडियम वाटर में क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। इस इंफॉर्मेशन को याद करो रिएक्शन याद करने के लिए, विद द रिलीज ऑफ
हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज हुई? हाइड्रोजन। नाउ चेक दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखते हैं, सोडियम गया 0 से +1 में, तो ऑब्वियसली सोडियम का तो ऑक्सीडेशन हुआ। हाइड्रोजन गया +1 से 0 में, तो ऑब्वियसली इसका क्या हुआ? रिडक्शन। तो डेफिनेटली इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है ये? रेडॉक्स रिएक्शन। फिर चलते हैं अगले पार्ट पे कि रेडॉक्स रिएक्शन और कब हो सकती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन और कब होगी? तो दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये रिएक्शन मेंशन है कि अगर आप फ्लोरीन को पे वाटर डालेंगे तो इट विल फॉर्म HF, बट आपको पता है HF इज अ एसिड, तो वो वाटर में आयनाइज होगा H पॉजिटिव F नेगेटिव विद, तो जैसे ही HF बना, अब यहां पर क्या हुआ आपको क्लियरली दिख रहा है, फ्लोरीन 0 से गया -1, मतलब रिडक्शन। अब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब -2 से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो डेफिनेटली इट विल रिड्यूस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन एग्जाम्पलर में पूछी है कि अगर फ्लोरीन पे वाटर डालेंगे तो क्या मिलेगा। तो यू कैन से फ्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? HF। क्या बनाएगा? HF बनाएगा, and water will be converted into oxygen. So it is also an example of redox reaction. ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? redox reaction का एग्जाम्पल हो गया। तो आपको इस तरीके से सारी रिएक्शंस याद रखनी है जहां पे redox reactions होती हैं। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट क्या है? हाइड्रोलिसिस। तो आपने तुरंत नेक्स्ट हेडिंग डाली हाइड्रोलिसिस। वाटर जो क्या करेगा? किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करेगा, दिस इज योर प्रॉपर्टी। तो हाइड्रोलिसिस में आपने याद रखा ये सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं हाइड्रोलिसिस की। ये आपने पी ब्लॉक में पढ़ा है कि P4O10 पे अगर वाटर डाल देते हैं तो वाटर किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करता। मतलब फॉस्फोरस अगर यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो जो एसिड बनेगा वो भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का बनेगा, तो इट विल फॉर्म H3PO4। तो आपको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इजीली याद हो जाएगी, P4O10 फॉर्म H3PO4। फिर आपको ये भी याद होगा कि N3 नेगेटिव वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? डेफिनेटली इट विल फॉर्म अमोनिया। क्या बनाएगा ये? अमोनिया गैस। सेम वे आपको पता है कि SiCl4 ये भी हाइड्रोलाइज होगा, तो SiCl4 अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो ये इंटरमीडिएट बनाता है पी ब्लॉक, अगर आपको याद होगा तो SiOH4। लेकिन अगर हीटिंग या हाई टेम्परेचर पे हो रही है तो OH4 में से वाटर निकल जाता है एंड इट फॉर्म SiO2। क्या बनाता है ये? SiO2 ऑब्वियसली विद रिलीज ऑफ HCl। तो इसने बनाया SiO2 विद रिलीज ऑफ HCl। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछता है, सर आपने बोला सिलिका प्लस वाटर इज SiOH4 सिलिसिक एसिड, यहाँ क्यों नहीं बना? तो मैं बोलूंगा यहाँ पे हीटिंग वाले ऑप्शन को इंक्लूड नहीं किया गया, हीटिंग के बाद आपका फाइनल रिएक्शन ये है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने तुरंत लर्न किया कि चौथी प्रॉपर्टी जो थी वो हाइड्रेट फॉर्मेशन थी। अब अगेन आपको अपनी लर्निंग वाले मेथड को फिर दिमाग में ऐसे रखना है कि हाइड्रेट फॉर्मेशन कितने तरीके के थे। तो आपके दिमाग में आया अरे ये तो 3 तरीके के थे, तो आपने तुरंत 3 एरो बनाए। और कुछ चीजें वाइस वर्सा हैं। वाइस वर्सा मतलब कई बार एग्जाम्पल से नाम याद रहता है और कई बार नाम से एग्जाम्पल याद रहता है, ठीक है। तो ये आपको सोचना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा BaCl2.2H2O, बेरियम क्लोराइड .2H2O, तो यहां से समझ आता है कि वाटर बेरियम क्लोराइड के लैटिस में कहीं सेट है। तो ऐसे हाइड्रेट फॉर्मेशन को आप क्या बोलोगे? यू कैन से, आप कह सकते हो कि ये जो कंपाउंड होगा हमारा, ये क्या होगा? यू कैन से दिस इज योर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या होगा? ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। फिर अब कई बार नाम से आंसर याद रहता है। लेट्स से दूसरा आपको याद है हाइड्रेट फॉर्मेशन में एक होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी कि जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एज अ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उसका एग्जांपल याद रखिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक चीज मैंने हमेशा याद करवाई है कि CrH2O क्रोमियम हमेशा शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट 3।
तो CrH2O whole 6Cl3, तो you can say this is your complex formation exam. Now अब तीसरा टाइप क्या होगा? तीसरा टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन में अगला टाइप क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, जहां पे जिसका एग्जांपल क्या है? ब्लू विट्रियोल। ये प्रीवियस ईयर एज वेल एज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एज वेल एज इंटेक्स सबका क्वेश्चन है। CuSO4.5H2O, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको स्टार लगा देता हूं। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? देखिए हम पता हमेशा टफ पार्ट पे क्लिक करते हैं, अरे CuSO4.5H2 का तो बड़ा मुश्किल स्ट्रक्चर है, तो क्या क्वेश्चन ये पूछेंगे कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ CuSO4.5H2? नेवर। हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछेंगे कितने वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं। तो आपको याद रखना है 1 वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड। ओके, तो इन दिस वे आपने 3 टाइप पढ़ लिए हाइड्रेट फॉर्मेशन के। अब सोचो, देखो हाउ टू थिंक। आपने सोच लिया कि मैंने सबसे पहले पढ़ा वाटर की अबंडेंस, फिर मैंने पढ़ा वाटर का सोर्स, फिर मैंने पढ़ा वाटर का स्ट्रक्चर, फिर मैंने पढ़ा वाटर का केमिकल प्रॉपर्टी। तो अब जब मैं इतना वाटर के बारे में पढ़ लूंगा तो मेरे दिमाग में आएगा मैंने प्रिपरेशन क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि अबंडेंस इतनी है कि प्रिपरेशन से ज्यादा मुझे ध्यान देना है प्यूरिफिकेशन पे। और जैसे ही मेरे दिमाग में प्यूरिफिकेशन आया, तुरंत मैंने वाटर के 2 नाम रखे। ठीक है, तो तुरंत ड्यू टू ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटीज, पहले तो मैंने देखा कि वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज क्या क्या होती हैं। तो वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज क्या है? यू कैन सी मेन जो हमें परेशान करते हैं वो कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स। तो वो जो परेशान करते हैं वो क्या है? बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। तो ये जो इम्प्योरिटीज है ये वाटर को क्या बनाते हैं? हार्ड। तुरंत अब मैं तुरंत एक बात बोलूंगा, यहां पर हम जब नोट्स बनाते हैं ना तो हम तुरंत वाटर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। क्या जरूरत है? ये बात सबको याद है कि हार्ड वाटर क्या होता है? इट डज नॉट फॉर्म लेदर विद सोप, सॉफ्ट वाटर फॉर्म लेदर विद सोप। सिंपल सी बात है। तो सीधे उस बात को लिखे ना जो हमें नहीं याद रहती कि व्हाई हार्ड वाटर डू नॉट फॉर्म लेदर विद सोप। तो वाटर में हार्डनेस का रीजन क्या है? यही सारे कंपाउंड हैं। तो जो हार्ड वाटर है वो सोप के साथ लेदर क्यों नहीं बनाता? रीजन क्या है? रीजन क्या है कि जो लॉन्ग फैटी एसिड की चेन है C17H35 COO-Na+, ये क्या करता है? हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है कैल्शियम कैटायन या मैग्नीशियम कैटायन, उससे रिएक्ट करके क्या बनाता है? C17H35 COO2Ca, ये इनसॉल्युबल इंप्योरिटी बनाता है विच इज कॉल्ड एज स्कम। क्या बोलते हैं हम इसे? स्कम बोलते हैं, विद द रिलीज ऑफ Na+। तो दिस इज द रीजन व्हाई हार्ड वाटर डू नॉट फॉर्म लेदर विद सोप। यहां पर अगर इसका नाम भी याद रख लो तो थोड़ी अच्छी सी बात हो जाएगी। इट इज कैल्शियम सोडियम स्टीरेट। ठीक है, तो दिस इज द रीजन। अब आपके दिमाग में आया ये जो स्कम इनसॉल्युबल पार्ट होता है, प्रेसिपिटेट होता है, कैसा होता है? तो हम सब ने पानी घर में गीजर से उबाला है, हमने देखा है उसके ऊपर एक व्हाइट डिपॉजिट आ जाता है जिसे हम स्केल बोलते हैं। फिर हमें ये भी समझ आता है हार्ड वाटर में ये जो चीज है ना इसका नुकसान है। क्यों? आपको पता है कि आपकी बिजली की खपत बढ़ जाती है जैसे ही गीजर के ऊपर वो स्केलिंग हो जाती है, व्हाइट कलर का पार्ट जम जाता है। अब जैसे ही वो जम गया तुरंत आपको उसे निकाल लेना चाहिए सो दैट। यही परेशानी बॉयलर्स में भी आती है जहां पे बहुत ज्यादा पानी को लार्ज स्केल पे उबाला जाता है, स्केलिंग की वजह से बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वहां पे खर्चा ज्यादा हो रहा है तो इसलिए हम पहले देखते हैं किस में ज्यादा फायदा है। इसको सॉफ्ट करने में, मतलब इसमें से कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट बाइकार्बोनेट रिमूव करने में कम खर्चा आ रहा है या वहां पे? तो हमने देखा यहाँ पे कम खर्चा आ रहा है, तो क्यों ना वाटर को सॉफ्ट बना लिया जाए। ऑब्वियसली ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी ये हमारे लिए हार्मफुल थे, तो हमने वाटर सॉफ्टनिंग पे ध्यान दिया। लेकिन ध्यान रखना हम हेल्थ से ज्यादा बिजनेस पे ध्यान देते हैं, तो वाटर सॉफ्टनिंग की बेसिकली रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ही है। ठीक है, तो हार्ड वाटर में आपने रीजन पढ़ा, फिर आपके दिमाग में पूरी कहानी आई, तो उस कहानी को आपने तुरंत स्टार पॉइंट लिख के सम अप कर लिया कि ये जो स्कम है
इट इज कॉल्ड एज अ स्केल एंड ये किस पे डिपॉजिट होता है किस पे, वेसल में, ठीक है, एंड इट इज ऑब्वियसली इट कॉज प्रॉब्लम। अब जैसे ही आपको ये बातें पता चली तो तुरंत आपने हार्ड वाटर के टाइप सुने। तो जैसे ही आपने लिखा हार्ड वाटर तो आपको पता था कि हार्ड वाटर के अंदर क्या है। मैं बोलूंगा कि आपको सजेशन दूंगा कि जब आप अपने नोट्स बनाएं तो ऐसे प्रॉपर लिखें Ca2 प्लस Mg2 प्लस Cl माइनस SO4 2 माइनस HCO3 माइनस। होते तो सोडियम आयंस भी हैं और भी चीज होती है वाटर में, बट मेन प्रॉब्लम यही क्रिएट करते हैं। अभी आगे समझ आ जाएगा क्यों। फिर आप तुरंत क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे दो पार्ट में, ठीक है। वन इज योर टेम्परेरी हार्डनेस, और तुरंत आप लिखोगे व्हाट इज द रीजन ऑफ टेम्परेरी। अगर टेम्परेरी के बाद मैं हार्डनेस नहीं लिखूंगा तो कंफ्यूजन नहीं आने वाली है। तो टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन है बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव। बाइकार्बोनेट आयन का होना टेम्परेरी हार्डनेस का कारण है। ओके, फिर उसके बाद अब इसे रिमूव करना है तो फिर वही सोचना है। रिमूविंग के मेथड और फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप ऐसे सोचो, ट्राई करके देखना कि टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के दो तरीके, ठीक है। आपने तुरंत लिख दिया कि इट हैज टू मेथड्स। फिर आपने देखा वो दो मेथड क्या है। पहला तो क्या है, बचपन से सुनते आए हैं पानी को उबालो, ठीक है, क्या करना है, पानी को उबालना है। तो यू कैन से फर्स्ट मेथड इज बॉइलिंग। पहला मेथड हमारा हो गया बॉइलिंग। दूसरा क्लार्क मेथड। जैसे ही क्लार्क मेथड लिखो तुरंत ये ध्यान रखो कि क्लार्क मेथड में कंपाउंड क्या यूज होता है। तो आपने लिख दिया लाइम। मैं लाइम इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज कई बार बच्चा इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। और लाइम क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने पहले इस तरीके के नोट्स बनाए। फिर आप आए किस पे, तुरंत आए आप तो कौन से हार्डनेस पे, परमानेंट हार्डनेस पे। जैसे ही आप परमानेंट हार्डनेस पे आए तो आपको ये याद करना है कि परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के 4 मेथड, और 4 मेथड्स के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो आपने याद किया परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का मेथड, कि जो 4 मेथड्स हैं उनके नाम क्या है। तो आपने नाम याद किए। सबसे पहले हम यूज करते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है, तो आपने ऐसे लिख दिया। फिर आपने दूसरे मेथड का नाम याद किया कि जो मेरा सेकंड मेथड है, दैट सेकंड मेथड इज कॉल्ड एज काल्गन प्रोसेस। काल्गन प्रोसेस मतलब कैल्शियम गोन प्रोसेस, मतलब कैल्शियम को निकाल लेता था ये, लोगों को पहले कैल्शियम के बारे में जानकारी लगी, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज काल्गन प्रोसेस। ओके, देन फिर आपने याद किया तीसरा नाम। तो तीसरा नाम आपने कैसे याद किया, तीसरा नाम आपको याद था कि इट इज कॉल्ड एज जियोलाइट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, जियोलाइट बोलेंगे, या यू कैन से इट इज परम्यूटेड प्रोसेस। क्या है ये, परम्यूटेड प्रोसेस, या फिर आप कह सकते हो इट इज आयन एक्सचेंज। क्या है, आयन एक्सचेंज। एंड नेक्स्ट इज योर रेजिन मेथड। जो लास्ट प्रोसेस है वो क्या है, रेजिन मेथड। इस तरीके से आपने 4 नाम लिखे। जब आपने 4 नाम लिखे तो अब इन 4 नाम को शॉर्ट में आपको लिखना भी आना चाहिए, रिवाइज करना भी आना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको फटाफट बोलूंगा हाउ टू राइट। मतलब अब देखो केमिकल रिएक्शंस है तो ऑब्वियसली वो तो आपको 4-5 बार लिख के ही प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आप उसे एग्जाम में जल्दी से रिकॉल कर सके, ठीक है। तो जैसे पहला था बॉइलिंग। तो बॉइलिंग में हुआ क्या, बॉइलिंग में टेम्परेरी हार्डनेस था। टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब आपके पास था कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा था आपके पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। और बॉइलिंग का सिंपल मीनिंग आई गेस होता है हीटिंग। हीटिंग पे ये तुरंत आपको क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या दिया इसने आपको, कैल्शियम कार्बोनेट। प्रेसिपिटेट हो गया मतलब नीचे सेटल डाउन हो गया। अब आप छान के पानी को प्योर वाटर अलग कर सकते हो जिससे कैल्शियम जा चुके, ठीक है। विद द रिलीज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जैसे क्या कौन बचा है, वाटर। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में क्या होगा, जब ये डिकम्पोज होगा तो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी मैग्नीशियम कार्बोनेट से कम होती है, इसलिए यहां पे प्रेसिपिटेट हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विद द रिलीज ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो ये दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है, एक बार कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है, एक बार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब फिर आपने दूसरा मेथड भी याद किया, दूसरा मेथड था क्लार्क। तो सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए मेथड क्या है? क्लार्क। क्लार्क में आप क्या यूज करते हो? तो यू विल यूज लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज योर लाइम रिएक्शन सेम। अब आप क्या करने वाले हो? आपको ये तो पता है कि टेम्परेरी हार्डनेस में क्या प्रेजेंट होता है, आपको पता है कि टेम्परेरी हार्डनेस में कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, और आपको पता है कि टेम्परेरी हार्डनेस में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। फिर आपने ऐड क्या किया है? लाइम, ठीक है, यू एडेड लाइम हियर। लाइम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको थोड़ा सा सोचो, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये है क्या? तो आपके दिमाग में आया इट इज अ बेस। ये क्या है? बेस। और मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी भी आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन हो प्लस माइनस, तो आपको एवरी टाइम क्या करना है? कैटायन एनायन एक्सचेंज कर देने। तो यहाँ पे कैटायन तो सेम है कैल्शियम, OH माइनस और HCO3 माइनस के बीच में ही रिएक्शन होगी, तो यू कैन से इट इज अ एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर कैटायन एनायन के एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये बात मैंने यहाँ पे इसलिए यूज किया क्योंकि आगे मैं क्या करूंगा, हमेशा आयनिक रिएक्शन में कैटायन एनायन को एक्सचेंज करूंगा। फिर मेरे से बच्चा यहाँ आके तुरंत क्वेश्चन पूछता, सर यहाँ क्यों नहीं एक्सचेंज किया? यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो यू कैन से इट इज अ बेस एंड इट इज अ एसिड। तो बेस क्या करेगा? OH से ले जाएगा H। थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करते हैं। और ये तुरंत क्या बनाएगा? तुरंत ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट। हाउ? कैसे बनाएगा? क्योंकि HCO3 माइनस और OH माइनस जब कंबाइन होंगे तो इट विल फॉर्म CO3 माइनस प्लस H2O, और वो कार्बोनेट आयन कैल्शियम के साथ जुड़ेगा और क्या बना देगा? प्रेसिपिटेट। बट यहां पे जो मैग्नीशियम है वो डायरेक्टली OH माइनस से प्रेसिपिटेट हो गया, तो रिएक्शन में एसिड बेस वाली पॉसिबिलिटी आई नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खुद ही क्या करा गया? प्रेसिपिटेट करा। तो इंपॉर्टेंट पार्ट, अब देखो हमारा ध्यान रहता है पूरी रिएक्शन याद करने, तो आपको सोचना है रिएक्शन पढ़ के क्या हर बार पूरी रिएक्शन याद करने की जरूरत है? यहां पर क्या जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो रिमूव हुआ वो वाटर था, और जो दूसरे पार्ट में रिमूव हुआ वाटर प्लस CO2 था। तो एक बस जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हुआ और एक बार कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हुआ, ठीक है। तो देखिए अगेन यहां पर माइंड मैप जैसे आपने प्रिपेयर किया, तो मैं इसे फटाफट भी लिख सकता हूं, जो कि मैं लास्ट के 10 मिनट्स में आपको लिख के दिखाऊंगा। लेकिन ये सब कब कनेक्ट कर पाओगे आप? जब आपको ये लर्न होगा। देन अब कहते हैं कि चलो चलते हैं किसकी तरफ? परमानेंट हार्डनेस की तरफ। तो आपने तुरंत लिखा परमानेंट और हार्डनेस नहीं लिखा, तो अब फिर परमानेंट हार्डनेस में आपने तुरंत सबसे पहले लिखा वॉशिंग सोडा, ठीक है। क्या लिखा आपने? वॉशिंग सोडा। और आपको पता है वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। आप इजीली समझ गए, देखो जरा, क्या आप इजीली समझ गए कि वॉशिंग सोडा में जब रिएक्शन होगी किसकी? हार्डनेस क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो समझो जरा, सोडियम कार्बोनेट अगर किसी भी मेटल से कंबाइन होगा कैटायन से, वेदर इट इज सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम, डेफिनेटली वो प्रेसिपिटेट किसका बनाएगा? MCO3 का, जिसको आप छान के अलग कर लोगे। तो क्या मुश्किल है याद करना? नहीं, बस ये याद रखना है M इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देन अब जैसे ही मैं बात लिखता हूं तुरंत आपको डाउट आता है, सर क्या यहाँ हाइड्रोक्साइड नहीं होगा? मीडियम इज सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट में जो यहाँ पे आपके पास आयन है वो तुरंत ज्यादा कंबाइन होगा किसके साथ? कैल्शियम के साथ। और जो वाटर है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या है? H2O की फॉर्म में कनेक्टेड है। तो ज्यादा कार्बोनेट आयन की क्वांटिटी होने से, ध्यान से सुनना,
कार्बोनेट आयन की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से मैग्नीशियम भी कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है। ओके, और उस रिएक्शन में वहां पे बाइकार्बोनेट आयन हार्डनेस की फॉर्म में प्रेजेंट था, और आपको पता है कि ये वैल्यूज पीपीएम में प्रेजेंट होती हैं। तो ये डाउट आएगा आपका क्लियर हुआ होगा। अगला डाउट, नेक्स्ट इज योर काल्गन प्रोसेस। ठीक है, अगला आपका क्या है, काल्गन प्रोसेस। तो तुरंत आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका सब 6 है या 6 का पहाड़ा है, मतलब Na6P6O18। बट अगेन मैं बोलूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने इसका नाम पूछा है, तो आप इसको ऐसे भी याद रखिए कि इट इज Na2Na4PO3 ये कंपाउंड है। ठीक है, और आपको इसका आयुपैक नेम भी याद रखना है। तो कॉम्प्लेक्स की आयुपैक नेमिंग आती है तो आप लिख दोगे सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। तो ये किसमें यूज होता है, इट इज यूज्ड इन काल्गन्स प्रोसेस। किसमें यूज होता है, काल्गन्स प्रोसेस में। ठीक है, अब क्या होगा, ये पूरा पार्ट किसी मेटल कैटायन से जुड़ेगा। तो जब भी मैं M लिख दूं समझ जाना इट इज कैल्शियम, और यू कैन से इट इज कैल्शियम और मैग्नीशियम। फिर ये जैसे ही कंबाइन होगा इस कॉम्प्लेक्स से, तो यू कैन से Na2Na4PO3 तुरंत क्या होगा, M जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएगा। ध्यान देना, ये जो M है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा। अब बताओ कितने सोडियम को रिप्लेस करेगा, 2, और बनाएगा क्या, बड़े ध्यान से देखना, बनाएगा क्या, Na2 M मतलब इट कैन बी एनीथिंग, मैग्नीशियम और कैल्शियम, PO3 का प्रेसिपिटेट आया, स्क्रीन पे आया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने प्रेसिपिटेट लिख दिया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये सॉल्यूशन में ही रहता है। तो एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन है कि कौन से प्रोसेस में सॉल्ट सॉल्यूशन में ही रहेगा, इन द सॉल्यूशन, कैटायंस आर इन द सॉल्यूशन, तो काल्गन प्रोसेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन भी याद रखनी है, इट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एनसीईआरटी में लास्ट में ये बात बिल्कुल लिखी हुई है कि इट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो वो लाइन हम इग्नोर कर जाते हैं पढ़ते पढ़ते, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है, तो शॉर्टकट अपनाते हैं। तो आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि आयंस आर इन द सॉल्यूशन, ग्रीन वर्ड में लिख देता हूं। लेकिन क्या है कि दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ के आपको एक बात समझ आ गई है कि अगर कोई चीज ब्रैकेट के अंदर है तो वो उसका अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो नहीं करती। जैसे CuSO4 कॉपर का टेस्ट देगा, लेकिन कॉपर का कॉम्प्लेक्स कॉपर का टेस्ट नहीं देगा। क्यों, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर आयन फ्री नहीं है। नाउ काल्गन प्रोसेस के बाद हम पढ़ेंगे तीसरा प्रोसेस। तो तीसरा प्रोसेस इज कॉल्ड एज जियोलाइट और परम्यूटेट। ठीक है, फिर इसका नाम भी याद रखा जाए, जियोलाइट का क्या होता है, हाइड्रेटेड। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज जियोलाइट। तो जियोलाइट इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तुरंत हमसे पूछा जाएगा कि फॉर्मूला तो बताओ जियोलाइट का, तो उसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे NaClSiO4। एनसीईआरटी बोलती है इतना बड़ा नाम लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ऐसा करो इसको शॉर्टकट में NaZ लिख दो बस। अब जैसे ही आपने NaZ लिख दिया, तुरंत कैटायन एनायन की रिएक्शन रिपीट। देखो अगर आपने 2 रिएक्शन याद करके लिखी है ना 5 बार, ये तीसरी रिएक्शन लिखने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं है, बिकॉज रिएक्शन इज सेम। M2 plus means it can be calcium, it can be magnesium. It react with NaZ and what will it form? It will form MZ2 का प्रेसिपिटेट। इस तरीके से कैल्शियम और मैग्नीशियम चले गए। और सोडियम आयन से हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप बायो के बच्चे हो। सोडियम आयंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हमारी बॉडी में एज अ फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट हेल्प करते हैं। अब आ गए आप तुरंत कौन से प्रोसेस पे, अगला प्रोसेस क्या है हमारा, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, आपने लिखा रेजिन मेथड।
या रेजिन एक्सचेंज मेथड। तो रेजिन मेथड की आपने इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, ये क्या कर रहा है, ये केटायन और एनायन एक्सचेंज कर रहा है। फिर आपने एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी, ये क्वेश्चन बनता है इस बात पे क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है, इट इज मोस्ट एफिशिएंट मेथड, क्या लिखा हुआ, इट इज मोर एफिशिएंट देन जियोलाइट और परमिटेड प्रोसेस। तो आपने लिखा मोस्ट एफिशिएंट मेथड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। अब पता, एनसीईआरटी का एक वर्ड सबको बड़ा कंफ्यूज करता है, आरएनए। आरएनए से बच्चे को लगता है एल्काइल ग्रुप ने कैसे शिफ्ट कर लिया, तो वहां हम एनसीईआरटी की एक लाइन मिस कर गए। आर का मतलब होता है एनायनिक पार्ट ऑफ रेजिन। तो एनायनिक पार्ट ऑफ रेजिन को आर से रिजेंबल किया है, तो मैं आपको करेक्ट फॉर्म लिख के बताता हूं। तो थ्योरी कहती है कि सल्फोनिक एसिड ऑफ लार्ज कार्बन पार्ट के ग्रुप को कम रिएक्ट करवाते हैं किससे, कैल्शियम और मैग्नीशियम से, जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो यू कैन से, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा बस ये रिएक्शन याद रखो, RSO3H। अब यहां पे R का मतलब एल्काइल ग्रुप है, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया है, RSO3 माइनस को R माना हुआ है, तो RH करके लिखा हुआ है, तो बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़ा सा एनसीईआरटी की इस बात पे ध्यान दें कि एनसीईआरटी का कहना है कि दिस इज R। ठीक है, क्या है ये, RH, क्योंकि समझ में आना भी जरूरी है और एनसीईआरटी को फॉलो करना भी जरूरी है। तो RSO3H रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को कौन एक्सचेंज करेगा, केटायन। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिस M2 प्लस इज व्हाट, इट इज सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। और ये आपको क्या देगा, बड़े ध्यान से समझना इस बात को कि ये आपको क्या देने वाला है, ये आपको देने वाला है RSO3 होल ट्वाइस M, एंड ये हो गया प्रेसिपिटेट। तो सॉल्यूशन से कौन बाहर चला गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। और लेकिन दिक्कत क्या हुई, सॉल्यूशन हो गया एसिडिक, H प्लस आ गया, एसिडिक हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमें एनायन भी तो एक्सचेंज करना है। तो एनायन के लिए जो हमने चेन ली वो क्या ली, RNH2, एक लंबी चेन ली अमीन की, जो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, RNH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यू कैन से दिस रेजिन इज यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ एनायन। ये रेजिन किसके लिए यूज होता है, एक्सचेंज ऑफ एनायन के लिए। तो व्हाट इज द रिएक्शन गोइंग टू हैपन, कौन सी रिएक्शन होने वाली है, RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव प्लस Y क्या है, Y इज Cl नेगेटिव और SO4 नेगेटिव। अब बनेगा क्या, RNH3Y का प्रेसिपिटेट। अगर क्लोरीन है तो अमोनियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट, सल्फेट है तो अमोनियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट विद द रिलीज ऑफ OH नेगेटिव। दिस इज इंपॉर्टेंट, देखो जरा ध्यान से समझो, बहुत ध्यान देना। ये जो है, ये है H पॉजिटिव, सॉल्यूशन एसिडिक हो गया। ये जो है, ये क्या है, OH नेगेटिव, सॉल्यूशन बेसिक हो गया। तो अल्टीमेटली कंबाइन होके क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। अब क्या हो रहा है, जो रेजिन है वो खत्म हो रहा है, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। रेजिन को रीजनरेट कर सकते हैं, रेजिन कैन रीजनरेट, दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे, ये जो बना है प्रेसिपिटेट, चाहे वो केटायन एक्सचेंज की वजह से बना हो या एनायन एक्सचेंज की वजह से, जो प्रेसिपिटेट बना है, तो देखो आपको वर्ड्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि जब आप नोट्स बनाए तो आसानी हो। तो रेजिन्स कैन रीजनरेट बाय ट्रीटिंग प्रेसिपिटेट। अब यहां पे आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए कि प्रेसिपिटेट क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम का प्रेसिपिटेट है और क्लोराइड और सल्फेट का प्रेसिपिटेट है विद एसिड और बेसिक सॉल्यूशन। किससे ट्रीट करोगे, एसिड से या बेसिक सॉल्यूशन। ये वर्ड आ गया। सेम में परमेंटेड और जिलाइट प्रोसेस में भी यही बोला जाता है कि इसे आप रीजनरेट कर सकते हो बाय ट्रीटिंग विद ब्राइन सॉल्यूशन। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी। तो इस तरीके से आपने वाटर की हार्डनेस के बारे में सारी बातें पढ़ ली। अब जब वाटर के बारे में आप सब कुछ पढ़ चुके हो, तो अब एक दूसरे कंपाउंड पे चला जाए और
उस दूसरे कंपाउंड का नाम क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, लेकिन मेरे को लग रहा है ये वीडियो हमारा ऑलरेडी बड़ा लेंदी हो गया है, तो हाइड्रोजन, लेकिन मैंने जो पढ़ाया उसका माइंड मैप बनवा देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स रिवाइज। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको एग्जैक्ट अब से 5 to 10 मिनट्स में कैसे लिखना है आपको वो समझो। लिखने से पहले एक बात ध्यान रखना, क्या चीज आपको ऑलरेडी याद है और क्या इंपॉर्टेंट है। जो याद है और इंपॉर्टेंट है उसे भी लिखो, क्योंकि कई बार अगली बार हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है, देखिए माइंड मैप बनाते हैं। हमने स्टार्ट किया वाटर से, हमें वाटर की अबंडेंस का पता था। ठीक है, और उसको हमने लिख दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे ही आपने वर्ड लिखा तुरंत ही आ गया कि यस दिस इज योर अबंडेंस। ठीक है, अब मैं बहुत ही फास्ट बोलूंगा और फास्ट लिखूंगा। फिर तुरंत आपने बोला कि वाटर का सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर। तो तुरंत आपने लिखा कि अप्रोक्सीमेट 97% आर ओशियंस एंड सीज, एंड तुरंत आपने लिखा अप्रोक्सीमेट 2% आर ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस। ठीक है, जो आपके आर्कटिक पोल्स पे जो है वो पोलर आइस की फॉर्म में, बाकी सब छोटे मोटे, मतलब पानी बहुत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोर्स के बाद तुरंत स्ट्रक्चर। मेरे को स्ट्रक्चर हमेशा याद रहता है, बेंट है, एंगुलर है, ये सारी चीजें मुझे याद रहती हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो मैं तुरंत आ जाऊंगा कि सीधी सी बात है, आइस की फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है केज लाइक, या होल्स होते हैं, या एम्प्टी स्पेस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होल इसलिए लिखना है बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में लाइन है ये कि वाई डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। फिर आपने तुरंत एक और बात याद की कि इट इज HCP एट फ्रीजिंग पॉइंट एंड इट इज CCP एट वेरी लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर लो है तो वो CCP। फिर आपने तुरंत अगली बात लिखी कि ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज हायर। बस आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के नेम याद होने चाहिए। ठीक है, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो वाटर की हायर है। फिर आप आए D2O पे, तो आपने लिखा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ D2O इज लेसर देन वाटर, और उसके अलावा सारी चीजें D2O की ज्यादा है, तो हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड, हैवी वाटर ज्यादा एसोसिएटेड है। ठीक है, और इनके बीच में जो गैप्स हैं उसे कोई दूसरा ऑक्यूपाई भी कर सकता है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो एक यहाँ पे एक बात एनसीईआरटी की एक और लाइन है जो मैं लेक्चर के ड्यूरेशन में भूल गया, मुझे अभी याद आई। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो एक वाटर मॉलिक्यूल का H दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से, मतलब ओवरऑल तो 4 से जुड़े होते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 276 पिकोमीटर। कितने डिस्टेंस पे होता है? 276 पिकोमीटर। तो ये आपने लिख दी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहां पर आप सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर कर गए। नाउ अब हम चलते हैं किस पे? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब देखो, आप केमिकल प्रॉपर्टीज का माइंड मैप कैसे लिखोगे? जब भी आप याद कर रहे होगे, क्योंकि सबसे बड़ा है रियल टाइम में चैलेंज याद करने का, तो जब भी आप याद कर रहे होगे, अगर आपके दिमाग में नहीं होगा ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज 4 होती है, थोड़ा सा मुश्किल आएगी, थोड़ा सा आएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपको बताया 4 तरीके होते हैं। तो आपने फटाफट पहला तरीका लिख दिया एम्फोटेरिक। फिर जैसे ही आपने एम्फोटेरिक लिख दिया, आप तुरंत वाटर की रिएक्शन एक बार एसिड से करोगे, एक बार वाटर की रिएक्शन बेस से करोगे। मैं इसके आगे वाला प्रोडक्ट नहीं लिखूंगा बिकॉज बच्चों को जनरली याद होता है। फिर आप लिखोगे सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और उसकी रिएक्शन मत लिखना बिकॉज वो जनरली याद होती है। वाटर प्लस वाटर गिव्स यू H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। फिर आप तुरंत दूसरे पार्ट पे आए, एंड द सेकेंड पार्ट इज रेडॉक्स। आपको याद होना चाहिए कि वाटर जब रेडॉक्स रिएक्शन शो करता है तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन वहां पे 2 है। Na plus H2O gives you NaOH plus हाइड्रोजन। दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्लोरीन प्लस वाटर, इट गिव्स यू HF प्लस O2। ये 2 रिएक्शन है, आपने रेडॉक्स याद किया। फिर आपने याद किया तीसरी रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस।
फिर आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोलिसिस में मेरे पास 3 रिएक्शन है। देखो जब ऐसा माइंड मैप होगा ना तभी इजीली याद होगा। तो मैं आपको बोलूंगा पहले क्या वर्ड याद रखना है, 4, मतलब 4 केमिकल प्रॉपर्टी, सबकी 2-2 रिएक्शंस हैं, सिर्फ जो लास्ट है हाइड्रोलिसिस उसकी 3 है। तो आपने इसकी 3 रिएक्शन याद की, P4O10। अब मैं अगर वाटर ना लिखूं तो क्या कोई दिक्कत है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस है तो वाटर से ही सारी रिएक्शन है। दूसरी बात, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है तो रिएक्टेंट हमेशा ही वाटर होगा। तो P4O10 चेंज हो गया H3PO4 में, N3 नेगेटिव चेंज हो गया अमोनिया में। तो इन दिस वे आपने हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस भी लर्न कर ली कि हाइड्रोलिसिस में क्या हुआ। और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, SiCl2 चेंज हुआ SiO2 में। तो देखो धीरे धीरे दिमाग को ना जब हर बार कंसाइज करते जाओ, भाई वाटर तो होगा ही क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है, तो आपने वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज याद कर ली। अब तुरंत आप आए अगले पार्ट पे, किस पे, वाटर में हार्डनेस होती है, ठीक है, हार्डनेस होती है कैटायन की वजह से, हार्डनेस होती है एनायन की वजह से, ठीक है, और आपने उसको ऐसे लिख दिया। अब 2 लाइन अलग अलग नहीं बनानी, आप चीजों को कम से कम नोट्स बनाओ, मतलब जितनी कोशिश हो सके चीजों को उतना छोटा करो। मतलब तुरंत आपने ऐसे 2 अंडरलाइन किए, एक के नीचे लिख दिया परमानेंट, यानी परमानेंट हार्डनेस इस कैटायन और एनायन की वजह से होती है, और टेम्परेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। ऑब्वियसली कैटायन टेम्परेरी हो या परमानेंट दोनों में सेम है, इस बात को याद रखना है। फिर आपने देखा कि मेरे लिए ज्यादा आसान है याद करना, क्या ज्यादा इजी है कि मैं टेम्परेरी हार्डनेस के 2 तरीके होते हैं और उसके 4, 2 दूनी 4, परमानेंट के रिमूव करने के 4, टेम्परेरी के 2। तो तुरंत आपने लिखा बॉइलिंग। बॉइलिंग लिखते ही आपको क्या याद रखना है, देखो क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा बॉइलिंग में वो कैल्शियम कार्बोनेट का मिलेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। बोलो, अगर इतनी बात याद है तो रिएक्शन नहीं याद लिख सकते, क्यों? क्योंकि आपको तो याद है कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है। देखो, बट देयर इज अ स्टार डिस्क्लेमर, अगर आपको याद है कि टेम्परेरी हार्डनेस में बाइकार्बोनेट है तो आप इजिली इस बात को याद रख लोगे कि रिएक्टेंट या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। तो मैं आपको अप्रोच भी बताता जा रहा हूं। फिर आपने प्रेसिपिटेट लिख दिया, टेंशन खत्म, बॉइलिंग का पहला मेथड। अब दूसरा मेथड पे मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बैक एक्सरसाइज में पूछा गया है। तो दूसरा मेथड क्या है, क्लार्क। तो क्लार्क में याद रखो कि यूज क्या करना है, लाइन। लाइन किसको बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको ये तो पता चल गया कि रिएक्टेंट कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब आपको क्या याद रखना है, आपको लर्न करना है कि मेरा जो प्रेसिपिटेट है वो क्या आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखो इस लेक्चर को वही समझ पाएगा जो पूरा देखेगा। हमारे पास समय की बड़ी कमी है, हम क्या करते हैं फास्ट फॉरवर्ड में जंप कर करके देखते हैं, तो पता नहीं फिर। अब ये भी देखो किस्मत है, कौन इसको पूरा देखता है, कौन इसको अधूरा देखता है, कौन इसका लास्ट का 10 मिनट देखता है। तो ये है क्लार्क। अब आए आप किस पे, परमानेंट हार्डनेस पे। तो परमानेंट हार्डनेस में पहला मेथड वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आपने तुरंत याद किया कि वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, तुरंत याद किया कि प्रेसिपिटेट क्या है। अब मैं लिख देता हूं MCO3 वेयर M इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑलवेज, लर्न दिस, M रिप्रेजेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑलवेज। अब फिर मैंने दूसरा मेथड लिखा वॉशिंग सोडा के बाद काल्गन प्रोसेस। तो काल्गन प्रोसेस में मेरे को बस क्या करना है, मेरे को बस रिएक्टेंट याद रखना है Na4 या पूरा मेथड Na6P6O18, इसका नाम याद रखना है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। फिर मुझे पता है कि जब ये M से रिएक्ट करेगा तो मैं प्रेसिपिटेट लिख देता हूं। तो मैंने प्रेसिपिटेट लिख दिया Na4M P6O18।
दिस इज योर पीपीटी। ये क्या है? पीपीटी है। ये हो गया मेरा दूसरा मेथड। नाउ क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने पढ़ाने में मोर देन 40 मिनट्स ले लिए, अब सर 10 मिनट में कैसे करवा देंगे? तीसरा तीसरा आपने लिखा जियोलाइट या परम्यूटेट या आयन एक्सचेंज। तुरंत आपने इसको कैसे याद करना है? देखो बहुत सिंपल तरीका है। NaZ वेयर Z इज इक्वल टू, जहां पे Z क्या है? AlSiO4 माइनस हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज योर दिस। फिर आपको याद रखना है ऑब्वियसली बात तो हो रही है किसकी? परमानेंट हार्डनेस की। तो डेफिनेटली ये क्या करने वाला है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं पीपीटी बनेगा। क्या बनेगा? पीपीटी। किसका? MZ2 का। हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट इज रेजिन मेथड। इट इज मोस्ट एफिशिएंट मेथड। ये क्या है हमारा? मोस्ट एफिशिएंट मेथड है। फिर आपको याद रखना है कि रेजिन में एक बार केटायन एक्सचेंज होगा और एक बार एनायन एक्सचेंज होगा। जब केटायन एक्सचेंज होगा तो RSO3H रिएक्ट करेगा किससे? केटायन से। M+ कुछ भी केटायन हो सकता है। और जब एनायन एक्सचेंज होगा तो RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव रिएक्ट करेगा किससे? एनायन से। Cl नेगेटिव या SO4 नेगेटिव। लेट्स राइट पीपीटी। पीपीटी लिख लिया जाए। प्रेसिपिटेट किसका बनेगा? RSO3 होल ट्वाइस M, ये बन गया प्रेसिपिटेट। अब यहां भी ध्यान दें कि प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है? RNH3 प्लस Cl माइनस, ये बन गया प्रेसिपिटेट। अब लिखते हैं सॉल्यूशन में आया H+ और यहां से सॉल्यूशन में आया OH- और इन्होंने कर दिया न्यूट्रलाइज। बोलो कर लिया हमने पूरा वाटर रिवाइज। तो अगले लेक्चर में हम खत्म करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हैवी वाटर। So we end our discussion here. Thank you.